हेलो दोस्तों, तो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन में। आज हम लोग इतिहास के ठीक है ना पार्ट सेकंड में आ चुके हैं और इसमें हम आगे इतिहास का बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के सिलेबस और इतिहास के बारे में कुछ जानकारी को ठीक है ना आपके सामने उसको साझा किया था और एक प्रश्न के साथ आपको छोड़ दिए थे पिछले क्लास में कि इतिहास का कालखंड कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आज उसी पर चर्चा करेंगे और उसके आगे और भी जो टॉपिक है उसको भी ठीक है ना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे यानी कि रखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इतिहास के कालखंड की। ठीक है ना, बात करेंगे इतिहास के कालखंड की। आप लोग एकदम आराम से पढ़िए, एकदम पूरे सिलसिलेवार ढंग से ठीक है ना आपको क्लास ठीक है ना प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए इतिहास का कालखंड की अगर बात किया जाए तो इतिहास के कालखंडों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, आपको सबको पता होगा। ठीक है, यानी एक को बीसी और एडी में बांटा जाता है। ठीक है ना, इतिहास के कालखंडों को दो भागों में बांटा जाता है, आपको एडी और बीसी। ठीक है ना, एडी और बीसी असल में यानी जिसको बोलते हैं बिफोर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बीसी पहले आएगा जी और एडी बाद में। यहां होगा बिफोर, इसका होगा बिफोर आपका ठीक है ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि अगर बीच में हम मान लेते हैं कि बर्थ किसका, ईसा मसीह का। ठीक है ना, देखिए ईसा मसीह के बर्थ से पहले को बोलेंगे बीसी और ईसा मसीह के बर्थ के बाद को बोलेंगे क्या, एडी। क्या बोलेंगे? एडी। आ रहा समझ में? जैसे कि अगर ईसा मसीह को जन्म को हम शून्य मान लेते हैं और इधर अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो इधर अगर मान लेते हैं कि हम एक एक साल अगर बढ़ रहे हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अगर 7 साल ठीक है ना, अगर इधर जाते हैं 7 यानी कि 7 साल पूरा चले गए हैं। ठीक है, और इधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, एक तरह से देखिए ना कि इधर जितना दूर जाएंगे ठीक है ना उतना वो साल कम होता जाएगा, यानी उतना पूर्व जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखिए अब जैसे कि आप चिन्ह पर पाटी पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है ना, इस तरह से कि ये इस तरह से पढ़े होंगे कि अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, राइट साइड प्लस और इधर माइनस। सेम कंडीशन कुछ यहाँ इसी तरह से है, जैसे कि अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे डेट आपको, जैसे अगर आप मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गया है आपका 1800 बीसी में, 1800 बीसी में मृत्यु हो गया है और जिस समय इसका मृत्यु हुआ था इसका आयु मान लेते हैं 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष है। और समझ में? तो बताना इसका जन्म कब हुआ है, जन्म कब हुआ है। अब देखिए अभी जो सामान्य जो चल रहा है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो अगर कोई आज 2025 में डेथ होता है और उसको बोल दिया जाए कि उसका उम्र 25 साल था, यानी 25 वर्ष के उम्र में उसने डेथ किया और डेथ का साल आपको दे दिया जाए, तो जन्म पूछेगा तो क्या कीजिएगा? 25 माइनस कीजिएगा ना जी। तो 25 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? यानी 2000 में उसको जन्म हुआ होगा, 2000 ईस्वी में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय होगा ठीक है ना वो तो पहले जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये अगर इस तरह से अगर करते हैं कि यहाँ पे 100 साल, ठीक है ना, इस तरह से कर मान लेते हैं 1800 इधर आया तो जन्म इसका पहले ना हुआ होगा 50 साल। ठीक है,
तो 50 साल इसमें आपको ऐड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखिए इधर बढ़ेंगे, हम इधर बढ़ रहे हैं, तो ये BC से 0 पर आएंगे पहले, तब AD स्टार्ट होगा, तब AD स्टार्ट होगा। आ रहा है समझ में? यानी कि यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ BC होगा तो 1 पर आएंगे, फिर 0 होगा, तब फिर 1 से प्रारंभ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ना कि यहाँ पे, तो अब यहाँ पे उसका जन्म अगर देखेंगे तो 1850 में हुआ होगा। कब हुआ होगा? 1850 में उसका जन्म हुआ है। अब 1850 में उसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। अब 50 साल बाद वो क्या हुआ है? मर गया। तो यहाँ पे देखिए 1800 में वो मरा है। अब चूंकि देखिए आपको पता है कि BC में उल्टा चलता है, उल्टा चलने का मतलब है कि समय तो 50 साल आगे गया है लेकिन अंक में कम होगा। लेकिन यही कंडीशन अगर इधर रहता तो 1800 में अगर इसका मृत्यु हुआ है, 50 साल अगर पहले पूछ का इसका जन्म, तो होता 1750। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये काल निर्धारण इस तरह से किया जाता है, AD और, ठीक है ना, AD और आपका BC, यानी पहले BC आएगा फिर AD आएगा। आ रहा है समझ में? और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आराम से देखिए कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इधर यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर ये 0 जाएगा और उधर आपका 0 से इधर आ जा रहा है और 0 से वो उधर जा रहा है, ठीक है। अब यानी बर्थ के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काल निर्धारण का अगर बात आ गया तो ये तो हो गया इतिहास, ठीक है ना। यानी कि इतिहास का कालखंड। अगर एक और चीज़ समझिए कि अगर कालखंड का बात आ ही गया है तो एक चीज़ और आप जान लीजिए कि देखिए जीवाश्म का जो काल होता है, यानी कि उसका जो आयु होता है, वो आपको निकाला जाता है कार्बन 14 से, ठीक है ना। उसको भी बता ही दे रहे हैं, कार्बन 14 आ रहा है समझो, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। तो देखिए जीवाश्म इससे कैसे पता चलता है? अगर मान लीजिए कोई, तो इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी जीव है, मान लेते हैं, तो इसका अगर मृत्यु हो गया है, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है? इसमें कार्बन 2 गो होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो जो जितना पुराना होता जाएगा मरने के बाद, कार्बन 14 घटने लगता है, यानी कि क्षय होने लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये 12 फिक्स रहता है। तो कार्बन 14 जितना कम होगा उसी के आधार पे इसका पता चल जाता है कि इसका, ठीक है ना, मरे हुए कितना टाइम हो गया, यानी इसका जीवाश्म का आयु पता चल जाता है। वहीं पत्थर की अगर बात करें तो यूरेनियम पद्धति से, ठीक है ना, उसका आयु ज्ञात किया जाता है। देखिए इस पे अगर कालखंड पे अगर बात किया जाए तो इस पे अच्छा खासा, ठीक है ना, चर्चा किया जा सकता है क्वेश्चन के द्वारा। लेकिन देखिए इतना समय है नहीं कि इस पे चर्चा करें। अधिकतर इसके बारे में स्टूडेंट जानते ही होंगे जनरल कंपटीशन में है तो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका सिलेबस का एक हिस्सा है तो थोड़ा सा इसका चर्चा आपको सामने रख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है? इतिहास के 2 गो आयाम हैं, ठीक है। यानी किसी भी इतिहास को अगर देखिएगा तो कोई भी इतिहासकार उस इतिहास का 2 पक्ष लिखता है। यानी 2 पक्ष की अगर इतिहास है, दो पक्ष, एक होगा सकारात्मक पक्ष और एक होगा नकारात्मक पक्ष, ठीक है। और एक होगा सकारात्मक पक्ष को कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इसको नकारात्मक को कह सकते हैं कि अंधकार का पक्ष, और सकारात्मक को बोल सकते हैं, ठीक है ना, उज्ज्वल पक्ष। सकारात्मक को और भी नाम से बोल सकते हैं, उज्ज्वल पक्ष, और इसको बोल सकते हैं अंधकार का पक्ष, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? अंधकार का पक्ष। अब देखिए कि इसमें क्या होगा कि अंधकार वाले में, ठीक है ना, उज्जवल वाले और अंधकार वाले में
तो उज्ज्वल वाले में देखिए इसके अंतर्गत ऐसे पक्ष को रखा जाएगा ना जो इसके सकारात्मक पक्ष को रखा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इस समय कुछ अगर मान लीजिए कोई शासक के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें उस शासक के अच्छे चीज़ों को, अच्छे गुणों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें लिखा जाएगा, उसमें जगह दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? यानी अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत वे पक्ष आते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत में गौरवमान की अगर भारत के बारे में लिखेंगे तो भारत में इतिहास का क्या महत्व है, गौरवमान्य इतिहास क्या है भारत का जिस पे हम लोग गर्व कर सकते हैं, वैसे आएगा। अर्थात संसार में भारत का, ठीक है ना, क्या देन रहा कि भारत ने संसार को क्या दिया, ठीक है, इतिहास में ये सब देखेंगे। प्राचीन संस्कृति, धार्मिक इतिहास, आर्थिक, सामाजिक की अन्य देशों की मुकाबले यहाँ का बहुत बेहतरीन था, ये सब यानी कि सकारात्मक पक्ष को देखेंगे। और इसका क्या योगदान था शास्त्रीय संगीत, ये सब को में देखेंगे, ठीक है ना, सकारात्मक चीज़ को देखेंगे। अंधकार में नकारात्मक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे नकारात्मक चीज़ कहने का मतलब है कि यहाँ किस प्रकार का रूढ़िवादी परंपरा था अंधकार में, कि रूढ़िवादी परंपरा जैसे रूढ़िवादी परंपरा कि जैसे देखिएगा कि धर्म में भी बहुत सारा कर्मकांड आ जाएगा। झूठ मूठ के कर्मकांड करने का मतलब है आवश्यक से अधिक चीज़ों का, ठीक है ना, उसमें जोड़ देना और भी चीज़ों को जटिल बना देना, ठीक है। जैसे धार्मिक रूप से देखिएगा कि देवदासी मंदिरों में रहती थी, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से बुराई है। समाज में सती प्रथा का होना, भ्रूण हत्या होना, बाल विवाह होना, आ रहा समझ में कि नहीं। एक पति कई पत्नियों से, मतलब कई पत्नियों को रखता था, फिर विधवा पुनर्विवाह नहीं होना, सती प्रथा हो गया। तो ये सब ऐसी पक्ष है, यानी इतिहास का एक तरह से अंधकार वाला पक्ष हम लोग इसको कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर देखा जाए तो उल्लेखनीय है कि उक्त में से सभी में, ठीक है, उज्ज्वल पक्ष को जानने, यानी कि अगर हम इतिहास अगर जानना होगा तो हमें अगर इतिहास जानना होगा तो इसे भी पढ़ना होगा और इसे भी पढ़ना होगा। समझ में आ रहा नहीं, तभी हम लोग उस इतिहास के बारे में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपना भी उसमें तर्क रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब रह गया देखिए एंशियंट हिस्ट्री की बात। तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारा डाउट होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इतिहासकार अपने अपने, ठीक है ना, अध्ययन और स्रोतों के माध्यम से अलग अलग विचारों को भी कभी कभी प्रस्तुत करते हैं। सभी लोग क्या होता है कि एक विचार पे खड़े नहीं रह पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं जिनमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग भी विचार इसमें आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को ही लेकर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। कोई लोग कुछ मान रहा है, कोई लोग कुछ मान रहा है, कोई लोग बोलता है कि आग के कारण हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ, किसी लोग बाढ़ आया, किसी को बोलता है अकाल आया। मतलब जो जिसको जैसा अध्ययन किया, जिसको जैसा स्रोत मिला, संसाधन मिला, उसके हिसाब से, ठीक है ना, इस पर अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यानी ये एक तरह से ओवरऑल कह सकते हैं कि इतिहास का भूमिका हो गया, इतिहास का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। जो इतिहास है उसको, यानी कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इतिहास को और अधिक आसान बनाने के लिए भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, आपका 3 कालखंडों में, ठीक है। तो देखते हैं भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास, या सीधा कहिए ना भारतीय इतिहास का कालखंड अभी बता ही दिए। तो पहला आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक
काल, ठीक है, जिसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इंग्लिश में भी समझते जाइए, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आपका, ठीक है ना, आएगा मध्य नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्या आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और भी यहाँ पे जानकारी को हम लोग साझा करेंगे, ठीक है ना, यानी कि हम साझा करेंगे आपके साथ। तो इसमें देखिएगा कि इसका अन्य नाम भी है, इसको आप प्रागैतिहासिक काल को प्राक ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्राक ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, इसका अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड है 2.5 लाख, ठीक है ना, BC, 2.5 लाख BC, 2,50,000 BC से 2500 BC तक। इसका कालखंड की अगर बात करें तो इसका कालखंड आता है 2500 से 600 BC, और इसका आता है 600 BC से 1947 तक, ठीक है, यानी जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता। आ रहा समझ में? अब इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो देखिएगा कि इसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, यानी पाषाण काल किसके अंतर्गत आएगा, तो पाषाण काल आएगा आपको, ठीक है ना, इसके अंतर्गत, यानी कि आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। और देखिए पाषाण काल भी अगर देखिएगा तो पाषाण काल को भी, ठीक है ना, 3 काल खंडों में बांटा गया है, ठीक है ना, 3 काल खंडों में बांटा गया है, यानी पाषाण काल को। इसमें देखिए पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, फिर है आपका मध्य पाषाण काल, और है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, अब जब हम इस पाषाण काल को अलग से चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम लोग, ठीक है ना, पाषाण काल को समझ लेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए कि पाषाण काल में कि आखिर इसको पाषाण काल क्यों बोला गया, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक समय ऐसा आया कि पाषाण काल में, चूंकि उस समय मानव सभ्य नहीं था, समझ आ रहा है कि मानव उसमें से क्या था, सभ्य नहीं था, तो ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से उस समय समझिए खाना बदोश था, शिकारी के तौर पे था, तो उसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाने के लिए उसके सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करता था, हर एक चीज़ के लिए पत्थर इस्तेमाल, यानी पत्थर ज़्यादातर अपने, ठीक है ना, औजारों में इस्तेमाल करता था जीवन शैली में, इसलिए इसको कहा गया पाषाण काल। तो इसमें देखिएगा, इसमें पूर्व पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ, इसको देखेंगे, ठीक है ना। देखिए पूर्व पाषाण काल में औजार थोड़ा सा
अलग टाइप का था, नवपाषाण काल में अलग आ गया, इस मध्य पाषाण काल में, और नवपाषाण काल में थोड़ा सा डिफरेंस होता गया, और लोगों के रहन सहन और जीवन शैली में भी थोड़ा बहुत बदलाव होने लगा। कुछ चीज़ों का आविष्कार भी हुआ, जैसे कि इसमें आपका पहिया का आविष्कार होता है, आपका आग का आविष्कार होता है। अरे समझ, अगर देखिएगा कि आग का जो, ठीक है ना, खोज तो शायद पूर्व पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन उसका उपयोग करना सीखा नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार जाके होता है नवपाषाण काल में। तो ये सब देखेंगे पाषाण काल में ही। ठीक है, अब देखिए कि इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखिएगा तो इसमें कोई भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, लिखित प्रमाण नहीं मिला। ठीक है ना, जब मिलवे नहीं किया तो पढ़ा भी नहीं गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो इतिहास है वो पुरातत्व पर आधारित है। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में क्या घटनाएं घटी वो मुख्य रूप से पुरातत्व पे आधारित है, यानी कि पुराने जो वस्तु मिला है उसी के अनुमान लगाकर, ठीक है ना, इतिहास को गढ़ा गया है। 12th क्लास में एक लाइन लिखा गया है कि देखिए कि उस समय जो इतिहासकार होते थे, भूगर्भ विद्वान होते थे, वो अतीत यानी कि प्राचीन से अतीत या अतीत से प्राचीन के सामग्रियों को, ठीक है ना, कंपेयर करा के वहाँ के समय के बारे में, वहाँ के जो स्थिति था उसके बारे में, ठीक है ना, समझते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी वर्तमान समय में, ठीक है ना, सिलवट्टा और लोढ़ी का मतलब सिलवट्टा और लोढ़ी का मतलब सुने हुए, जिसपे, ठीक है ना, मसाला पीसने का काम किया जाता है। अगर ऐसा उस प्रकार का कुछ अगर पत्थर अगर वहाँ से मिलेगा तो मतलब अनुमान यही लगाया जाएगा कि आज जो इस्तेमाल इसका हो रहा है वही इस्तेमाल वो लोग भी करते थे, यानी कि हम लोग अनुमान लगाएंगे कि वो लोग भी, ठीक है ना कुछ पीसने का कूटने का काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया कि पुरातत्व के आधार पर, ठीक है ना, इतिहास को किस तरह से सोचकर कड़ी से कड़ी जोड़कर, ठीक है ना, लिखा जाता था। क्योंकि उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं था और इसको पढ़ा भी नहीं गया था। आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है ना, बात करते हैं किसकी? आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कितना हो गया? 2500 बीसी से 600 बीसी। कितना हो गया जी? 2500 बीसी से 600 बीसी। और इसमें देखिएगा कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा हड़प्पा काल। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए इंग्लिश में अगर बात की जाए कि नवपाषाण काल को, तो इसको बोला जाता है पैथोलिथिक। ठीक है ना, पैथोलिथिक पीरियड लिख दे रहे हैं जी, ताकि इंग्लिश में भी आपको थोड़ा बहुत, ठीक है ना, समझ में आ जाए। पैथोलिथिक पीरियड। मध्यकाल को बोलेंगे मीसोलिथिक पीरियड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं मीसोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल को बोलेंगे नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसमें अब चलिए इस पे फिर से आ जाते हैं। हड़प्पा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यानी हड़प्पा इसी में आता है। इसमें वैदिक भी आता है, वैदिक काल। ठीक है ना, वैदिक काल आता है इसमें। अब बात करें कि इसमें देखिए तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, यानी कि प्रमाण तो मिला है, पर इसे पढ़ा नहीं जा सका। समझ में आ रहा है ना? इसे पढ़ा नहीं जा सका। अब पढ़ा नहीं जा सका, इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें देखिएगा कि
इस तरह के लिपि का इस्तेमाल किया गया कि इसको पढ़ना आसान नहीं था। समझ में आ रहा? नहीं, इसे पढ़ना आसान नहीं था, यानी एक तरह से देखा जाए सिंबल की तरह, ठीक है ना, एक चिन्ह की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा तो भाव चित्रात्मक लिपि का, ठीक है ना, प्रयोग किया गया। वो क्या है, वो जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको क्लियर कर देंगे। समझ में आ रहा है? यानी अगर इसमें देखिएगा तो मुख्य रूप से आपका किस किस पे ये आधारित रहेगा, ठीक है, तो यानी पुरातत्व एवं कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत पर आधारित है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, यानी पुरातत्व भी तो रहेगा ही इसमें साथ में साथ, पुरातत्व, ठीक है। इसमें देखिए ऐतिहासिक में, तो इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, पढ़ा भी गया है और पुरातत्व भी मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसमें हर एक चीज मिला है जिससे इतिहास का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ऐतिहासिक काल को भी अगर बांटा जाए तो 3 काल खंडों में बांटा जाता है। भारत के संदर्भ में प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आपका है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इस तरह से बांटा जाता, ठीक है ना। 712 AD, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि 600 से ही स्टार्ट होगा, तो 600 से ही चलेगा 600 BC से, और यही कन्वर्ट हो जाएगा AD में 712 AD। देखिए 712 AD कहने का मतलब है, जब देखिए जब आपका मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, ठीक है ना, तो वहीं से आपका मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ ही, ठीक है, 712 में। अब मध्यकाल में अगर देखिएगा तो इसका टाइम पीरियड 712 AD से आपका चलेगा 1757 तक, यानी कि 1757 आपका क्या आएगा, प्लासी का युद्ध। क्या आएगा? प्लासी, बैटल ऑफ द प्लासी, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुख्य रूप से बंगाल पे, ठीक है ना, कब्जा कर लेता है कौन, इसी के दौरान कौन, ब्रिटिश। और ये आपका आ जाएगा 1757 से 1947 तक। अभी इसमें और भी चीज बचा हुआ है, तो इसको चलिए करा ही देते हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। देखिए अभिलेख की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये तो देख लिए, आ रहा है समझ में। अब अभिलेख की अगर चर्चा किए थे, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, अन्यथा वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अभिलेख की बात की जाए तो सबसे पहले 1400 ईस्वी में, ठीक है ना, बेगोज कोई अभिलेख पाया गया था। ये मध्य एशिया से पाया गया था, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भारत के कहा जाए कि भारत के संबंध में प्रथम ऐसा अभिलेख था जिसमें बेगोज कोई में भारत के बारे में लिखा गया था। इसमें इंद्र, मित्र और इंद्र, वरुण नक्षत्र देवताओं के बारे में इसमें चर्चा थी, ठीक है ना। और ये तीसरी, और अगर तीसरी सदी के बाद किया जाए तो इसमें देखिएगा अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। और भारत से अगर प्राप्त बोलेगा ना तो प्रथम तो अशोक के अभिलेख है, लेकिन बेगोज कोई मध्य एशिया से पाया गया था। लेकिन हाँ, बात है कि मध्य एशिया से तो पाया गया था, लेकिन उसमें उसकी चर्चा थी किसकी, भारत की, ठीक है। मुद्रा की अगर बात करें, अभी जस्ट कॉइन्स की बात किए थे, पुरातात्विक स्रोत में सिक्के की बात किए, तो सिक्के का थोड़ा सा इतिहास जान जाइए कि देखिए हड़प्पा काल में, ठीक है ना, सेलखड़ी का मतलब मुहर चलता था, जो मुलायम पत्थर का होता था, उसका सिक्का होता था। प्राचीन काल में अगर देखिएगा तो 5 धातु के मुद्रा 5वीं सदी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, समझ में आ रहा ना। और इनका आहत मुद्रा कहा जाता है, यानी 5वीं सदी के पूर्व का जो सिक्का भारत में पाया गया उसको आहत मुद्रा कहा जाता है। सब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका चल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत में अगर सबसे पहले अगर सोने का सिक्का अगर चलाने का श्रेय जाता है तो, ठीक है ना, हिंद यूनानी को जाता है, यानी इंडो ग्रीक
शासकों को जाता है सबसे प्रथम सोने का सिक्का। समझ में आ रहा है? और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था, और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में चला था। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके टाइम पीरियड में चला था? आपका गुप्त काल में चला था। और आगे चल के पढ़ाएंगे कि शीशे का सिक्का सातवाहनों ने चलाता है, सातवाहन चलाता है, ठीक है। चमड़े का सिक्का चलाता है आपका एक, ध्यान आपका याद नहीं आ रहा है, हुमायूं के टाइम पीरियड का है, ठीक है ना, तो वो चलाता है। अगर भवन अवशेष की बात करें तो हड़प्पा में, ठीक है ना, भवन अवशेष यानी बनाने का जो तरीका था वो 3 तरीके का था। आपका था एक, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में था आपका नागर शैली, मध्य भारत में था बेसर शैली, और दक्षिण भारत में था आपका द्रविड़ शैली, ठीक है। ये भवन निर्माण शैली देख लिए। उसके बाद अगर मूर्तिकला की अगर बात करें तो मूर्तिकला भी आपका, ठीक है, 3 तरह के था। आपका था मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती, ठीक है। तो जो मथुरा था उत्तर भारत में फेमस था, और गांधार शैली था, ये आप कह सकते हैं कि मथुरा ये मिश्रण था मथुरा प्लस यूनान का, मथुरा प्लस यूनान का गांधार मिश्रण था। अमरावती दक्षिण भारत में मूर्ति का निर्माण शैली, यहाँ पे मूर्ति निर्माण शैली, ठीक है ना, यहाँ पे भी समझाने का प्रयास किए, तो इसको देख के समझ सकते हैं कि अमरावती कैसा था, ठीक है। अब मृदभांड की बात करें तो मृदभांड तो समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि मिट्टी के बर्तन होते थे, इसमें कुछ समझना क्या है, चित्रकारी में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज देखिए, आज इस यानी कि सेशन 2 आपका ये समाप्त होता है, ठीक है ना। ये अगर देखिएगा ओवरऑल इतिहास का आपका परिचय था, इंट्रोडक्शन था दोनों भाग में, ठीक है ना, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब नेक्स्ट जो आपको आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका जो सिलेबस हम बताए थे वो सिलेबस प्रारंभ होता है। ये आपका एक तरह से समझिए तो ये इतिहास का परिभाषा और इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट्स करें। समझ में आ रहा है? चलिए, जय हिंद।